नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 14 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D की। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपको सिर्फ मिसलेनियस के कुछ डाउट्स जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं, जो मुझे लगता है कि आपको बताने चाहिए या जो ऐसा लग रहा है कि आप अकेले उनको अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो उन डाउट्स को मैं सोल्व करवाता हूँ। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में हमारा फर्स्ट रिटन टेस्ट है 11 सितंबर से, तो उसकी हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तरह से उसको अटेंड करना है। और ये बात मैं पहले भी आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि किस तरह से शेड्यूल रहेगा। बस एक सूचना देना चाहता हूँ कि आपके असाइनमेंट में आपको पेपर मिलेगा, इसलिए आप वीडियो में जाकर देखकर टाइम वेस्ट नहीं करें, सीधे असाइनमेंट में जाएं। वहाँ पर उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको जिस सब्जेक्ट का पहले से सिलेक्शन है, पहले से आपको ये इंस्ट्रक्शन है या टाइम टेबल जो जारी किया उसके अकॉर्डिंग उस टाइम में उस सब्जेक्ट का पेपर वहाँ पर ओपन होगा, उसको देखें। उसका आंसर आप अपनी नोटबुक में, कोई भी नोटबुक हो, साफ नोटबुक में ऊपर पूरी हेडिंग होनी चाहिए विनय सीनियर सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट रिटन टेस्ट 2020-21, आपका नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, रोल नंबर, ये सब आपको लिखने। और इसके पश्चात आप अपने सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें लिखेंगे, उसकी अच्छी तरह से पिक खींचेंगे, फोटो खींचेंगे और उसे असाइनमेंट में वापस सबमिट करेंगे। 1 घंटा आपको टेस्ट देने का समय मिलेगा, 10 मिनट आपको सबमिट करने का, फोटो खींच के उस पर वापस सबमिट करने का टाइम मिलेगा। इस टाइम को मैनेज करें। समय बीतने के बाद सबमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखें। यदि 1 सेकंड भी ऊपर चला गया तो वहाँ आपको पेपर भी नहीं दिखेगा और साथ ही सबमिशन का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। तो सावधानी पूर्वक काम करें, अच्छी तरह काम करें, अच्छी तरह मेहनत करें, अच्छा स्कोर करें और अपने भविष्य के लिए अच्छी मेहनत करें। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको ले चलता हूँ हमारी विविध प्रश्नमाला, चैप्टर नंबर हमारा 14 चल रहा था। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इसमें हम विविध प्रश्नमाला पढ़ रहे हैं। मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा, डाउट नंबर 15 लेता हूं। अच्छी तरह सुनिए, समझिए डाउट किस तरह से पूछा गया, उसका आंसर आप किस तरह से देंगे। डाउट है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 1 और +2 से गुजरता है तथा दो सदिशों के समांतर है। कोई समतल, एक दिन पहले भी हमारी चर्चा हुई थी कि कोई समतल दो सदिशों के समांतर है, इट मीन्स उसका अभिलंब उन दोनों सदिशों के लंबवत हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समतल है, ये मेरा मार्कर एक सदिश है अपने आप में और दूसरा सदिश ऐसे होता, ठीक है, या एक सदिश यूं है, एक यूं होता, चाहे एक यूं है चाहे एक यूं होता, किसी भी स्थिति में होते। पर यदि इस तरह से, यदि ये सारे सदिश एक है या दो है, 3 है, 5 है, कोई भी सदिश इस तरह से जा रहे हैं तो वे समतल के समांतर सदिश कहलाते हैं। ये मेरा मार्कर पड़ा है, ये इसके समांतर सदिश है। इसके, इस डायरी के, डायरी को क्या माना मैंने, समतल माना है। पेन क्या है, एक सदिश है, क्या है, समतल के समांतर। तो दो सदिश पड़े हैं यहाँ पर, दो सदिश दिए सवाल में, तो दोनों सदिश इस समतल के समांतर हैं। तो इन दोनों सदिशों का हम क्रॉस गुणन कराएंगे, इन दोनों सदिशों का हम सदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो उस सदिश गुणनफल से प्राप्त जो सदिश होगा वो सदिश इस समतल का अभिलंब बन जाएगा, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश उन दोनों दिए गए सदिशों के लंबवत सदिश को निरूपित करता है। ध्यान दीजिए, वापस से सुनिए मेरी बात को।
दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश उन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश को निरूपित करता है। द क्रॉस द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स is denote the any perpendicular vector on the given two vectors। हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो उनसे प्राप्त जो वेक्टर होता है वो उन दोनों के एक साथ परपेंडिकुलर वेक्टर को डिनोट करता है। ये बात समझना। तो मैं जो दो वेक्टर हमें गिवन है उनका क्रॉस कराऊंगा, जो क्रॉस करवाने से वेक्टर मुझे प्राप्त होगा वो कौन होगा, उस समतल के लिए n अभिलंब का काम करेगा और किस बिंदु से जा रहा है वो समतल, वो बिंदु हमें सवाल में दिया गया है। तो हम किसी बिंदु से गुजरने वाले और n अभिलंब वाले समतल का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। आइए कैसे करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताता हूं मैं। आप कहेंगे कि बिंदु जिससे वह गुजर रहा है वो है -2 1 2, बिंदु P -2 1 और 2 से गुजरने वाले वह दो सदिशों, इसको मैं वेक्टर ए नाम दे देता हूं पहले सदिश को। वो है हमारे पास ए गिवन है पहले से -1 2 -3, -1 2 और -3। दूसरा सदिश हमें दिया गया है वो है तथा वेक्टर बी और वो गिवन है 5 - 1 + 1, 5 - 1 + 1 के समांतर रहने वाले समतल के लिए अभिलंब वेक्टर कैपिटल N इज वेक्टर A क्रॉस B हो। ठीक है जी, वेक्टर A क्रॉस B हो। समझ लें इस कॉन्सेप्ट को, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मैं A और B का क्रॉस करवाता हूं, -i + 2j -3k क्रॉस 5i -j + k। और क्रॉस आपको अच्छी तरह पता है डिटरमिनेंट फॉर्म से करना चाहिए। यहाँ i j और k लिखा जाएगा फर्स्ट रो में, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के सारे डायरेक्शन रेशोज होंगे। i j k के कोफिशिएंट्स को हम डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। और थर्ड रो में जो सेकंड हमारा वेक्टर है उसके सारे डायरेक्शन रेशोज होंगे। इसका हम क्रॉस करवाएंगे तो ये रो और ये कॉलम गया 2 और -3, तो -1i हो गया, फिर ये गया और ये गया -1 और +15 तो +14। और इस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस हो गया। वापस देख लीजिए, इसका एड्रेस 1 2 होता है। 1 2 मतलब 1 तो हो गया नंबर ऑफ रो और 2 हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो रो और कॉलम के नंबर का सम करते हैं और वो सम यदि एक ओड नंबर आता है तो उसके पहले माइनस आता है, तो माइनस तो वहां से आ गया। फिर जिस रो और जिस कॉलम में बैठा है उनको छोड़ देंगे, जो बच गया उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो -1 -15
माइनस का 1 माइनस का 15, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, यानी 14 बचेगा प्लस का। उसके पहले अकॉर्डिंग टू एड्रेस यहाँ माइनस आ चुका है। फिर देखिए यहाँ पर +1 और -10, तो माइनस की 9 हो गई। ये अभिलंब हमें प्राप्त हो चुका है। अब आपको पता है किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है कि अभिष्ट समतल का समीकरण वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट कैपिटल N वेक्टर इज इक्वल 0 होता है। जहां वेक्टर a, इसकी व्याख्या उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, जहां से समतल जिससे समतल गुजरता है। ठीक है। फिर वेक्टर एन कैपिटल वो क्या है, समतल का अभिलंब है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि समतल की स्थिति को अभिलंब तय करता है और रेखा की स्थिति को वेक्टर बी तय करता है। अभिलंब है। अब हम इस समीकरण में वेक्टर ए यानी इस बिंदु का स्थिति सदिश -2ik प्लस j प्लस 2k पाएगा, वो रखेंगे। एन हमें ज्ञात है, वो रखेंगे, इसको हल करेंगे। अभी आगे हल करता हूं। यहाँ इधर जगह है, यहाँ काम करता हूं, जरा देखिए आप। वेक्टर r माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर कैपिटल N इज इक्वल 0 में वैल्यू रख रहा हूं। ये हमारा वेक्टर r और a पड़ा था हमारे पास में -2। ये खुद आप चाहो तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाकर लिखूं तो आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। ये -2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गए यहाँ पर, और यहाँ आ गया हमारा डॉट वेक्टर कैपिटल N, और वो कौन था, वो था हमारे पास में -i कैप -14j कैप और -9k कैप इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। ये क्या होंगे, इसका जो कंपोनेंट फॉर्म होता है वेक्टर r का, वो xik प्लस yjk प्लस zk होता है। तो संगत जो अवयव घटेंगे या जुड़ेंगे तो xik इस माइनस और ये प्लस होकर एक्सचेंज हो जाएंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जो आपको समझ में आ गया होगा। उसके अकॉर्डिंग मैं इसे सोल्व करूंगा तो x प्लस 2i कैप फिर प्लस y वाला ये माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस 1, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट्स के गुणा में 1 है 1 है, तो z कैप और प्लस यहाँ पर z माइनस 2 और k कैप होगा। इसको फिर से एक बार में कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करता हूं। आप ये देखेंगे कि बाहर जो पड़ा है -i कैप -14j कैप
और माइनस 9k कैप इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ डॉट होना है, तो डॉट में पता है आई वाले से इंटू होता है, बाकी से इंटू होता है तो 0 हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये माइनस से इंटू होगा तो आएगा माइनस ब्रेसिस x प्लस 2, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y माइनस 1 इंटू 14, और ये हो गया माइनस z माइनस 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का x और ये माइनस का 2, ये माइनस का 14y प्लस का 14 माइनस का 9z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फिर आगे ये हो गया माइनस का x माइनस का 14y माइनस का 9z, और ये 18 और 14 32 हो गया, ये 2 माइनस हुआ तो प्लस 30 हो गया इज इक्वल टू 0। इन सब के साइन चेंज होते हैं तो x माइनस एक्स प्लस 14y प्लस 9z माइनस 30 इज इक्वल टू 0। और इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिखना चाहो तो x प्लस 14y प्लस 9z इज इक्वल टू 30। एक बार अच्छी तरह से बोर्ड को देख लें, समझ लें, तो डाउट हो तो इसके बारे में बोलें। सारे स्टेप्स एक बार फिर से देख लीजिए। जब रेखा और समतल में थोड़ा सा अलग तरह का संबंध होता है, जब रेखाएं समतल के समांतर होती है या कोई सदिश समांतर के सदिश समतल के समांतर होता है, तो उन दोनों सदिशों का क्रॉस गुणनफल उस समतल के अभिलंब को निरूपित करता है। तो इस तरह से ये पूरा डाउट हुआ, अच्छी तरह देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें। आगे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, डाउट नंबर 14 की बात करते हैं। 14th नंबर डाउट है हमारा कि सिद्ध कीजिए बिंदुओं ए बी सी और बिंदु ए डेस कोमा बी डेस कोमा सी डेस को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है यदि ए डेस प्लस बी डेस प्लस सी डेस इज इक्वल पी डेस है, जहां पी और पी डेस इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरियां हैं। सवाल हो गया, सवाल ये कह रहा है कि दो बिंदु इसको ए नाम देता हूं और स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तथा हमारा दूसरा जो बिंदु है उसको बी नाम देते हैं, ए डेस बी डेस और सी डेस। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ए डेस प्लस बी डेस प्लस सी डेस इक्वल पी डेस होता है और मूल बिंदु से होकर गुजरती है को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है।
ठीक है, तथा P व P डैश इनकी मूल बिंदु से दूरियां हैं। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, आता है P इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, क्योंकि P मूल बिंदु से दूरी है और मूल बिंदु से दूरी निकालने तो सीधी हम उन निर्देशांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल ले लेंगे जिससे वो बिंदु बनता है। आगे हम P डैश निकालेंगे, तो P डैश यानी P डैश किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। O मूल बिंदु है और B के निर्देशांक A डैश B डैश और C डैश है, तो इसलिए P डैश OB के इक्वल होने के कारण P डैश की लंबाई आएगी A डैश स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर, P डैश आ गया A डैश स्क्वायर B डैश स्क्वायर और C डैश स्क्वायर का रूट। ओके, अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट पूरे लाइन सेगमेंट, क्योंकि वो मूल बिंदु से होकर गुजरती है रेखा। तो एक P डैश की हम ज्ञात कर देंगे दूरी, P डैश यानी P जो है P डैश दूरियां दोनों निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगी कि जो हमारा वेक्टर है O A, जो OA की दूरी है और माइनस OB के बराबर है दूरी OA माइनस OB, ये ज्ञात हम करेंगे तो वो आएगी रूट के अंदर A माइनस A डैश का होल स्क्वायर B माइनस B डैश का होल स्क्वायर प्लस C माइनस C डैश का होल स्क्वायर। ओके, इधर पड़ा हमारे पास में P माइनस P डैश, उधर इसको मैं आप चाहो तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं ताकि रूट हटाने में हमें सुविधा हो जाए। ये लो स्क्वायर कर दिया। अब इनको भी A माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करता हूं, तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस A डैश स्क्वायर माइनस 2 और A डैश फिर इज इक्वल प्लस में हो गया B स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर माइनस 2B और B डैश और प्लस C स्क्वायर प्लस C डैश स्क्वायर माइनस 2C और C डैश। अब हम क्या करें, इसको भी खोल लेते हैं। इधर ये आया P स्क्वायर प्लस P डैश स्क्वायर माइनस 2 और P डैश, इधर इनको एग्जिट कर लेता हूं मैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को पास में ले आया, ऐसे ही A डैश स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर और प्लस C डैश स्क्वायर को भी मैं पास में माइनस 2A डैश और 2B डैश 2C डैश बच गया। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बोर्ड पे आराम से देख लें। P इज इक्वल ये है तो इसका रूट हटाऊंगा तो P स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये P स्क्वायर इक्वल है और ये P डैश स्क्वायर इक्वल है। इधर भी P स्क्वायर है और P डैश स्क्वायर है, इधर भी P स्क्वायर है और P डैश स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, माइनस 2 और P डैश, उधर आर एच एस में सबके साथ माइनस 2 पड़ा है तो माइनस 2 मैंने ले लिया कॉमन, ये बच गया A डैश प्लस B डैश और प्लस C डैश।
ये -2 से -2 कैंसिल कर देता हूं, रिजल्ट आ गया पी पी डैश इज इक्वल ए ए डैश प्लस बी बी डैश और प्लस सी सी डैश। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ये डाउट नंबर 14 था मिसलेनियस का, विविध प्रश्नमाला का। एक बार आराम से देख लें, फिर इसे आगे हम बढ़ाते हैं। ये डाउट नंबर 14 हो चुका है। 13th की बात करें हम स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रेखा है, एक रेखाखंड का तीनों अक्षों पर जो प्रक्षेप है -3, 4 और -12 है। रेखाखंड की लंबाई और दिक् खोजें हमें ज्ञात करनी है। आइए किसी रेखा द्वारा अक्षों पर जो प्रक्षेप डाले जाते हैं वो उस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? दिक् अनुपात। सवाल में से ही भाषा उठाऊंगा मैं। एक रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप, सवाल संख्या 13, एक रेखा खंड का तीनों अक्षों पर प्रक्षेप वो है क्रमशः -3, 4 और -12 हैं, तो रेखा के दिक् अनुपात यही होंगे। इसे हम ए बोलते हैं -3, बी बोलते हैं वो हो गया 4 और जिसे सी बोलते हैं -12 है। क्योंकि हम जानते ये बात क्या जानते हैं कि L बाई ए इज इक्वल M बाई बी इज इक्वल N बाई सी, इसका वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वो मैंने के ले लिया कांस्टेंट वैल्यू। L बाई ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू +4 और सी का वैल्यू -12 इज इक्वल 3। यहां से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। L इज इक्वल -3k, M इज इक्वल 4k एंड N इज इक्वल -12k। आप ये भी जानते हैं कि चूंकि तीनों दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल सदैव 1 होता है, तो आप यहाँ वैल्यूज वापस पुट करेंगे L, M और N की। ये -3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर और -12k का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 हो गया। या 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, 144k स्क्वायर इज इक्वल 1। इसका हम सम देखें तो यह आता है 169k स्क्वायर इज इक्वल 1, k स्क्वायर इज इक्वल 1/169 and the value of k is equal ±1/13. It is the right answer of k. And if we put the value of k in L, M or N at the place of k, then we got the value of L is equal -3 into 1/13. It gives us -3/13
It is the right value of L, first direction cosine, and m is equal 4k. M is equal 4k. If you put the value of k at here, it will become 4 by 13, and n also become minus 12 by 13. It is the right answer of direction cosine of the given line. And if you want to find out the length of line segment की हमें लेंथ चाहिए, ये पूछ रहा होगा मेरे ख्याल से। यस, लाइन सेगमेंट की आपको लेंथ चाहिए। तो उस लाइन सेगमेंट पे जो हमें पॉइंट गिवन है उसके डायरेक्शन जो रेशियोज हैं -3, 4 और 12 है, -12 है। तो उसकी लेंथ मीन्स हम ओरिजिन से उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो एक पॉइंट हो गया ओरिजिन, मूल बिंदु हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया -3, 4 और -12। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट फाइंड आउट करने से मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात हो जाती है। तो आप वहां पर डायरेक्शन क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए। और अब आप याद करें कि रेखाखंड की लंबाई वो आएगी 0 + 3 होल स्क्वायर और -3 - 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। वो मैंने लिखा वो गलत नहीं था, पर जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग आप मेरे से क्वेश्चन करोगे सर आपने x2 - x1 बोला था, उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। और एक 4 - 0 होल स्क्वायर एंड -12 - 0 होल स्क्वायर। दूरी ज्ञात करते समय चाहे आप x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखें या x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज बिकम पॉजिटिव। ये आ गया 9 + 16 + 144, द सम ऑफ इट बिकम 169 एंड द रूट ऑफ 169 बिकम 30। We should not use plus minus at here because length always become positive। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, हम रूट फाइंड आउट करते समय प्लस माइनस लगाते हैं, पर डिस्टेंस की जहाँ भी बात होती है वहाँ प्लस माइनस नहीं लगाकर ओनली अपन प्लस ही लिखते हैं, यानी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं लिखते, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया, 13 नंबर डाउट हो गया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ मेरे को जहाँ तक लगा जो डाउट आपको इसमें से मुझे बताने चाहिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो पूरे चैप्टर में तो आप मुझे कॉल करें, पूछें, वीडियो 2 बार देखें, समझें, एग्जाम्पल देखें। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी आप डाउट सोल्व कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आप सबके पास है, आप कॉल करें और उसका आप समाधान लीजिए। आप तैयारी कीजिए, टेस्ट आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ 11 सितंबर से आपका टेस्ट है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप तैयार होकर बैठें, उस समय पूरी प्रिपरेशन रखें और अच्छी तरह टेस्ट दें, अच्छा स्कोर करें और अपना भविष्य बनाएं। आपको टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।